नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। वहाँ पर हमें बहुत सारे कैटेगरीज दी गई हैं। उन कैटेगरीज में बहुत सारे अलग अलग क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं। तो उन क्रूड ड्रग्स की स्टडी हमें करनी थी। तो उनमें से कुछ ड्रग्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा। जैसे हमने लैक्सेटिव और कार्डियोटोनिक, ये दो कैटेगरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। इनमें जो भी ड्रग्स हमें दिए गए थे उनके बारे में डिटेल स्टडी हमने की। अब हम हमारी थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, जो कि है कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। तो इस कैटेगरी के भी कुछ ड्रग्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हमने कौन कौन से ड्रग्स कवर किए हैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। एक तो कार्डामोम, सिनेमोम एक ही लेक्चर में कवर किए थे। देन दूसरे लेक्चर में हमने जिंजर, क्लोव और फनेल, इन ड्रग्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारे रिमेनिंग ड्रग्स की स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले एसाफोइटिडा के बारे में देखेंगे। एसाफोइटिडा के अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको एसाफोइटिडा, डेविल डंग, फूड ऑफ द गॉड्स, एसाफोडा, असंत और हिंग भी कहा जाता है। हिंग ये हिंदी वर्ड है, इसको हिंदी में हिंग कहा जाता है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके का ये हिंग होता है। इसको पाउडर फॉर्म में भी बनाते हैं। हम जो हिंग यूज करते हैं वो यूजुअली पाउडर फॉर्म में होता है। तो अगर ये पाउडर फॉर्म में इसको कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे ये इस तरीके का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, पर ये प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं होता जब हम इसको कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बायोलॉजिकल सोर्स। Asafoetida is an oleogum resin obtained as an exudation by incision. The decapitated, that is the process of removing of apical bud from the rhizome and roots of Ferula Asafoetida ragale, F. rubricalis ragale and some other species of Ferula. तो एसाफोइटिडा ये क्या है? ये एक तरीके का रेजिन है। ऑलियोगम रेजिन मतलब इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग रेजिन्स होते हैं उनको हम ऑलियोगम रेजिन्स बोलते हैं। तो एसाफोइटिडा ये एक तरीके का रेजिन है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है। किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? एक्सक्यूडेशन मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ पर कट लगा रहे हैं, कोई पेड़ हो गया, कोई फ्रूट हो गया, उसके ऊपर कट लगा रहे थे, उसमें से कुछ कोई रेजिन हो गया, कोई फ्लूइड हो गया निकलता है, तो वो जो प्रोसेस रहती है उसी को हम एक्सक्यूडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्यूडेशन से ही इस रेजिन को ऑब्टेन किया जाता है। तो एक्सक्यूडेशन किस तरीके से किया जाता है? बाय इंसिजन द डिकैपिटेटेड राइजोम एंड रूट्स। तो एसाफोइटिडा ये प्लांट के राइजोम और रूट से लिया जाता है, और उस राइजोम के जो एपिकल बर्ड होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर कट किया जाता है, उनको इंसाइज किया जाता है, इंसिजन किया जाता है। उसके बाद उसमें से फ्लूइड निकलता है, उसमें से रेजिन निकलता है, वही हम कलेक्ट करते हैं। तो ये जो रेजिन है ये कौन से प्लांट से लिया जाता है? फेरुला के जो स्पीसीज है उनसे ये लिया जाता है। तो फेरुला में फोइटिडा रैगेल हो गया, एफ रुब्रिकाउलिस रैगेल हो गया, और फेरुला के और कुछ स्पीसीज हैं उनसे ये रेजिन लिया जाता है, हिंग लिया जाता है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। और ये जो फेरुला है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया एसाफोइटिडा का। आप इमेज में देख सकते हैं, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे इस तरीके से ये प्लांट से जो भी रूट और राइजोम्स हैं उनसे ये इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये है आपका राइजोम या फिर रूट होगा जिसको कट किया गया है, और इतना ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से ये रेजिन निकल रहा है। तो इस तरीके से इसको कलेक्ट किया जाता है। ये जब इस तरीके से ड्राई हो जाता है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको फिर प्रोसेसिंग के थ्रू इसका पाउडर फॉर्म करके इसको फिर बेचा जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से
ये एसाफोइटिडा होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स मतलब एसाफोइटिडा कहाँ पर पाया जाता है, इसका कल्टीवेशन कहाँ पर किया जाता है। द प्लांट इज परनियल हर्ब, दैट इज द अ प्लांट दैट ग्रोज एवरी ईयर फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड रूट्स विदाउट द नीड ऑफ रीप्लांटिंग। तो ये जो प्लांट है एसाफोइटिडा का, ये जो प्लांट है ये परनियल हर्ब है। परनियल हर्ब मतलब क्या होता है, ये हर साल उगता है, हर साल इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि हमें प्लांट लगाना ही पड़ेगा। इसके जो रूट्स होते हैं, अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, उन्हीं से अपने आप हर साल जो प्लांट है वो ग्रो होता है अपने आप ही, इसको रिप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती। अबाउट 3 मीटर इन हाइट एंड इज इंडिजिनस टू ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ये 3 मीटर हाइट होती है इसकी। और इंडिजिनस मतलब ये ज़्यादातर नेचुरली कहाँ पर पाया जाता है, ईरान और अफगानिस्तान में। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, Asafoetida is derived from Latin word asa means gum and foetida means ill smelling। तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड है जिसका मीनिंग है, आसा का मीनिंग है गम और फोइटिडा का मीनिंग है इल स्मेलिंग। तो इस तरीके से ये मीनिंग हो गया एसाफोइटिडा इस वर्ड का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कलेक्शन, इसको कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। द स्टेम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट। तो जो स्टेम होता है, इस प्लांट का जो स्टेम होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि हम इसके रूट्स और राइजोम का यूज करते हैं। रूट और राइजोम से जो हमें रेजिन मिलता है उसका यूज करते हैं। तो जो स्टेम पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, द वर्टिकल रूट स्टॉक इज कट इनटू सक्सेसिव स्लाइसेस। तो जो रूट स्टॉक होता है उसको स्लाइसेस में कट किया जाता है। ईच स्लाइस इज रिमूव, हर स्लाइस को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ कट नहीं किया जाता, सिर्फ ऐसे कट नहीं लगाया जाता, रूट पे स्लाइसेस तैयार किए जाते हैं। द ऑलियोगम रेजिन इज अलाउड टू एक्सक्लूड। अब हमने उन रूट्स के ऊपर ऐसे कट किए या फिर उनके स्लाइसेस हम बना रहे हैं, तो उन स्लाइसेस के थ्रू जो भी कट किया हुआ एरिया है वहां से एक फ्लूइड निकलता है, वही होता है हमारा रेजिन। तो जो ऑलियोगम रेजिन है वो स्लाइसेस से निकलता है। when it gets sufficiently harden it is collected। और जब वो निकलते निकलते जब हार्ड हो जाता है तो उस टाइम पे उसको वहां से कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये कलेक्शन की प्रोसेस होती है एसाफोइटिडा की। देन नेक्स्ट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे एसाफोइटिडा में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमने बायोलॉजिकल सोर्स में ही देखा, ये एक तरीके का ऑलियोगम रेजिन है। मतलब ऑलियोगम रेजिन हम किसको बोलते हैं, ऐसे रेजिन जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, ऐसे रेजिन को हम ऑलियोगम रेजिन बोलते हैं। तो ये एक सिंपली आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा ही होगा। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में एसाफोइटिडा कंटेन अबाउट 4 to 20% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसमें 4 to 20% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, 40 to 65% रेजिन प्रेजेंट रहता है एंड अबाउट 25% ऑफ गम प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए एसाफोइटिडा के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल टेस्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली टेस्ट है, आपको ड्रग लेना है, मतलब जो भी एसाफोइटिडा का आपके पास पाउडर है वो लेना है, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, उसके बाद उसको फिल्टर करना है और जो फिल्ट्रेट है आपका उसको लेना है, उसमें अमोनिया ऐड करना है। अमोनिया ऐड करने के बाद वहां पर आपको ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस मिलेगा, इसका मतलब आपका जो ड्रग है वो एसाफोइटिडा है। देन नेक्स्ट टेस्ट है, ड्रग लेना है आपको, उसमें वाटर ऐड करना है, H2O मतलब वाटर ऐड करना है, जिससे येलो ऑरेंज कलर का इमल्शन फॉर्म होगा, इसका मतलब आपका जो ड्रग है वो एसाफोइटिडा है। देन थर्ड जो केमिकल टेस्ट है वो क्या है, फ्रैक्चर सरफेस ऑफ ड्रग। मतलब यहाँ पर आपको जिस रूट से एसाफोइटिडा हमें मिलता है वो रूट लेना है, उसका सरफेस लेना है, एक स्लाइस आप ले सकते हैं, उस पर H2SO4 ऐड करना है, उसमें डालना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, अ रेड कलर इज प्रोड्यूस विच वेन वॉश्ड विथ वाटर चेंजेस टू वॉयलेट। तो आप जैसे ही जो रूट है उसके स्लाइस के ऊपर H2SO4 डालोगे आपको रेड कलर वहां पर दिखाई देगा उस स्लाइस के ऊपर। उसके बाद अगर आप उसको वाटर से वॉश करोगे तो उस टाइम पे वो वॉयलेट कलर का होगा। तो इस तरीके से ये केमिकल टेस्ट होती है एसाफोइटिडा के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट है
यूजेस, एसाफोइटिडा के यूजेस यहाँ पर हम देखेंगे। इट इज यूज एज कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक एंड लैक्सेटिव, ये इसके यूज हो गए। इट इज ऑल्सो यूज इन कफ सिरप एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन करीज। एसाफोइटिडा हिंग का हम यूज करते ही हैं, हमारे सब्जियों में यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं उस टाइम पे फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज करते हैं। इसका एज अ कफ सिरप करके भी यूज किया जाता है, मतलब उनमें ऐड किया जाता है। एंटीसेप्टिक करके भी इसका यूज किया जाता है, लैक्सेटिव। तो इसके इस तरीके के ये यूजेस होते हैं, मेडिसिनल यूजेस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डामोम के बारे में। कार्डामोम आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारी कार्डामोम। आप सभी ने देखी होगी, इसको हम इलायची बोलते हैं हिंदी में। कॉमन नेम में देखिए, इसको कार्डामोम फ्रूट भी कहा जाता है या फिर इलायची कहा जाता है। इलायची भी हम एज अ ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। It consists of dried ripe seed of Eleutheria cardamomum belongs to the family Zingiberraceae। तो कार्डामोम ये क्या है, इलायची ये क्या है, ये ड्राइड राइप सीड। यहाँ पर हम फ्रूट यूज नहीं करते, यहाँ पर हम सीड्स यूज करते हैं। जो कार्डामोम है, जो इलायची है, उसके हम सीड यूज करते हैं। तो जो राइप हुआ फ्रूट होता है, राइप मतलब पका हुआ जो फ्रूट होता है इलायची का, उसको हम ड्राई करते हैं, उसके बाद उसके सीड्स निकाल के हम यूज करते हैं एज अ ड्रग करके। तो ये ड्राइड राइप सीड होता है इलिटेरिया कार्डामोमम इस प्लांट का, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिंजिबेरेसी। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया कार्डामोम का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमारे इंडिया में, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स में ये पाया जाता है। साथ में ये श्रीलंका में भी पाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन की जाती है। देन नेक्स्ट हम इसके कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सीड्स आर प्लांटेड इन नर्सरीज आफ्टर 1 ईयर द यंग सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड। तो सीड्स जो होते हैं वो सबसे पहले नर्सरी बेड्स जो होते हैं, वो छोटे छोटे बेड्स होते हैं नर्सरी, तो उनमें नर्सरी बेड्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये प्लांट किए जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, जो यंग सीडलिंग्स होते हैं, उनको फिर फील्ड में मतलब बड़ी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर नर्सरी बेड में छोटे छोटे यंग सीडलिंग्स है, यहाँ पर ग्रो हो चुके हैं। इस तरीके से सबसे पहले लगाए जाते हैं, उसके बाद जो खुली जगह है, जो भी खेत है, वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। फ्रूट्स आर डेवलप्ड आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद, प्लांट लगाने के बाद 3 साल के बाद जो फ्रूट्स है वो पेड़ को लगते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से ये इलायची के फ्रूट्स होते हैं, इस तरीके से ये इलायची होती है हमारी, इस तरीके से ये फ्रूट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द राइप और नियरली राइप फ्रूट्स आर कलेक्टेड बिफोर दिस स्प्लिट। तो जो राइप या फिर राइप होने वाले हैं, ऐसे फ्रूट्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं स्प्लिट होने से पहले। द फ्रूट्स आर ड्राइड स्लोली सिंस रैपिड ड्राइंग लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ये स्लोली ड्राई किए जाते हैं। अगर हम रैपिडली इसको ड्राई करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर के जो भी सीड्स है वो निकल जाते हैं बाहर। जो आपकी जो लेयर होती है, वो ऊपर का जो कवर होता है वो टूट जाता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से सारे सीड्स जो है वो निकल जाते हैं। इसलिए इसको धीरे धीरे ड्राई किया जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग अगस्त टू अक्टूबर। तो ये अगस्त टू अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में इसका साइज देखते हैं। साइज में वैरी इन डिफरेंट वेराइटी। तो अलग अलग वेराइटी में अलग अलग तरीके के साइज होते हैं। शेप देखेंगे तो शेप इसका ओवॉइड और ऑब्लोंग कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्यों बोला गया है, क्योंकि सीड्स जो है वो उस कैप्सूल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको कैप्सूल बोला गया है। तो ओवाइड या फिर ऑब्लोंग कैप्सूल होती है इसकी। इसके सीड्स तो राउंड ही होते हैं, ब्लैक कलर के राउंड सीड्स होते हैं। इसका कलर ग्रीन टू येलो होता है। ऑर्डर एरोमेटिक होती है। अब ग्रीन टू येलो बोला गया है तो आप सीड्स देखोगे तो सीड्स ब्लैक कलर की होती है। हम सीड्स का ही यूज़ करते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, हम सीड्स का ही यूज़ करते हैं। पर इसका जो ऊपर का कवर होता है वो ग्रीन टू येलो कलर का होता है। इसका टेस्ट अगर हम देखें तो एरोमेटिक, प्लीजेंट, समवॉट पंजेंट टेस्ट भी ये देते हैं। तो इस तरीके के इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है यहाँ पर। तो सरफेस देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनली स्ट्रिएटेड इसका सरफेस होता है। एपेक्स बीक्ड शेप होता है और इसका बेस अगर हम देखें तो राउंडेड विथ रिमेन्स ऑफ स्टॉल्क।
तो स्टॉक यहाँ पर प्रेजेंट होता है और राउंडेड इसका बेस होता है। तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो कार्डेमम सीड्स कंटेन वोलेटाइल ऑयल 3 to 8% विच इज रिच इन साइनॉल। तो ये वोलेटाइल ऑयल जो होता है ये 3 to 8% प्रेजेंट रहता है और इसमें भी कौन सा कंस्टिट्यूएंट रहता है, साइनॉल, ये कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहता है कार्डेमोम में। इट इज ऑल्सो कंटेन बर्नॉल, टर्पिनॉल एंड लाइमोनिन, टर्पिनिन, स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, कार्डेमोम सीड्स में प्रेजेंट रहते हैं। यूजेस देखेंगे कार्डेमोम के। कार्डेमोम इज यूज एज एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्टिमुलेंट। तो ये एज एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज किए जाती है। इस तरीके से ये यूजेस हो गए कार्डेमोम के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नटमेग के बारे में। नटमेग भी एक तरीके का स्पाइसी है, हम इसको एज अ स्पाइस करके अपने घर में यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखिए तो इट इज अ कर्नल एंड सीड कोट ऑफ ड्राइड राइप सीड ऑफ माइरिस्टिका फ्रैग्रेंस बिलोंग्स टू द फैमिली माइरिस्टिकेसी। तो ये क्या होता है, ये कर्नल एंड सीड कोट होता है। जो ड्राइड राइप सीड बोला गया है, मतलब जो नटमेग है ये एक तरीके का सीड है, ये सीड है एक तरीके की। तो इसका सीड कोट और कर्नल जो होता है, मतलब आप देखिए ये जो इस तरीके का पाउडर होता है इसी को हम बोलते हैं कर्नल। और इसका जो भी इस सीड की जो भी आउटर कवरिंग होती है, सीड का जो आउटर कोट होता है वो भी हम यूज करते हैं। तो ये ड्राइड सीड होती है। माइरिस्टिका फ्रैग्रेंस इस प्लांट की और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, माइरिस्टिकेसी। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन। नटमेग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नटमेग इज द सीड ऑफ माइरिस्टिका फ्रैग्रेंस। तो माइरिस्टिका फ्रैग्रेंस ये जो प्लांट है इससे ये सीड लिया जाता है, इसका जो सीड होता है उसी को हम नटमेग बोलते हैं। एंड एवरग्रीन ट्री नेटिव टू द मोलुक्का आइसलैंड। तो ये एवरग्रीन ट्री होता है जो कि कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, ये कहाँ का नेटिव है, मोलुक्का आइसलैंड, मतलब मोलुक्का आइसलैंड पे ये नेचुरली पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, interestingly the tree produce both nutmeg and mace and grows up to 60 feet। तो ये जो ट्री होता है ये नटमेग, मतलब नटमेग ये एक ड्रग हो गया हमारा, मतलब इसका भी मेडिसिनल यूज हम करते हैं। और मेस भी ये एज अ स्पाइस करके यूज किया जाता है और ये 60 फीट तक ग्रो हो सकता है। ये जो प्लांट है ये 60 फीट तक ग्रो होता है और नटमेग का भी प्रोडक्शन करता है, यहाँ से हमें नटमेग भी मिलता है और मेज भी मिलता है। आप इमेज में देखिए यहाँ पर ये जो राउंड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका नटमेग, ये है हमारी सीड। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेस, ये एज अ स्पाइस करके हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कभी ना कभी। देन नेक्स्ट है although the tree takes 7 years to bear fruit it may produce until 19th year। तो ये जो ट्री है इसको लगाने के बाद 7 साल लगते हैं कोई भी फ्रूट लाने के लिए, मतलब यहाँ पर 7 साल के बाद ही फ्रूट लगता है। फ्रूट लगने के बाद इसका जो फ्रूट है वो लिया जाता है, उससे नटमेग और जो भी मेस है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो पेड़ है ये 90 साल तक फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकता है। इट्स फ्रूट्स लुक मच लाइक अ पीच एंड कंटेन्स अ ब्राउनिश पर्पल शाइनी कर्नेल इनकेस्ड विद इन अ ब्राइट ऑरेंज रेड और रेड कवरिंग। तो इसका जो फ्रूट होता है, ये जो नटमेग का पेड़ है इसका जो फ्रूट होता है तो ये फ्रूट पीच की तरह, जो पीच एक फ्रूट होता है उसी की तरह दिखता है, जहाँ जो कि ब्राउनिश पर्पल कलर का होता है। शाइनी कर्नेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑरेंज रेड या फिर रेड कवरिंग इसकी रहती है, आप इमेज में देख सकते हैं। ये पका हुआ फ्रूट है तो यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा येलोइश कलर का हो गया है, थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर का ये दिखता है। तो इस तरीके से ये फ्रूट होता है जो कि पीच की तरह ही दिखता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द कवरिंग और एरिल इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेस। तो जो सीड की कवरिंग होती है, जो एरिल हम बोलते हैं वो सीड की कवरिंग होती है, उसी को हम मेस बोलते हैं, वही हम एज अ मेस करके यूज करते हैं। द सीड ड्राइड इन द सन फॉर अबाउट 2 months एंड टर्न ओवर ईच डे बिकम नटमेग। तो जो सीड होती है, जब भी हम उस पेड़ से सीड लेते हैं तो जो सीड हमें मिलती है तो वो 2 महीने तक उसको सन में ड्राई किया जाता है, धूप में ड्राई किया जाता है उसको, और हर दिन उसको टर्न किया जाता है, मतलब उसको पलटाया जाता है
जिससे वो नटमेग बनता है। बोथ द कर्नेल एंड इट्स कवरिंग कंटेन साइकोएक्टिव कंपोनेंट्स विद इन देयर ऑयल्स। तो कर्नेल और उसकी जो कवरिंग है दोनों में साइकोएक्टिव कंटेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, उनके ऑयल्स में साइकोएक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर हम नटमेग के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे। नटमेग कंटेन्स अबाउट 10% इसेंशियल ऑयल, इसमें 10% इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट रहता है, विच इज मोस्ट कंपोज्ड ऑफ टर्पिन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सैबिन, पाइनिन, फर्दर मोर कैम्फेन, पीसाइमिन, फेलेंड्रीन, इरपाइनिन, लाइमोनिन, माइरिसिन टुगेदर 60 to 90%। मतलब जो टर्पिन हाइड्रोकार्बन्स है उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, सैबिन हो गया, पाइनिन, पीसाइमिन हो गया, कैम्फेन, फैलेंड्रीन हो गया, लाइमोनिन, माइरिसिन, इस तरीके के कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं कितने, 60 to 90%। देन टर्पिन डेरिवेटिव्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें लिनालूल एंड जर्नियोल, ये कंपोनेंट्स, ये टर्पिन डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इरपिनॉल टुगेदर 5 to 15%। तो टर्पिन डेरिवेटिव 5 to 15% प्रेजेंट रहते हैं। एंड फिनिल प्रोपेनॉइड्स, तो फिनिल प्रोपेनाइड्स में माइरिस्टिसिन हो गया, इलिमाइसिन, सैफ्रॉल हो गया, टुगेदर 2 to 20%। तो फिनिल प्रोपेनॉइड्स ये 2 to 20% प्रेजेंट रहते हैं। ऑफ द लेटर ग्रुप माइरिस्टिसिन, मिथोक्साइड, सैफ्रॉल टिपिकली 4%। तो माइरिस्टिसिन में जो मिथोक्साइड सैफ्रॉल हो गया वो 4% रहता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ नटमेग। तो ये जो माइरिस्टिसिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, नटमेग की वजह से हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसमें प्रेजेंट रहने वाले माइरिस्टिसिन इस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है। तो इस तरीके से ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए नटमेग के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। नटमेग इज यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट एज एंड कार्मिनेटिव। तो ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और कार्मिनेटिव करके यूज किया जाता है। रिसेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड टू बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग डायरिया एसोसिएटेड विद सर्टन कैंसर्स। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है कि ये जो नटमेग है ये कैंसर से एसोसिएटेड डायरिया को कंट्रोल करने में यूजफुल होता है। ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नटमेग हैज नार्कोटिक एंड एनेस्थेटिक एक्शन एंड पेरिफेरली हैज इरिटेंट एक्शन विच इज ड्यू टू माइरिस्टिसिन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अपना इफेक्ट शो करता है, ये नार्कोटिक और एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है सीएनएस पे, और पेरिफेरली अगर इसकी एक्शन हम देखें तो ये इरिटेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें जो माइरिस्टिसिन ये जो केमिकल कंपाउंड होता है यही ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। द हेलुसिनोजेनिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू माइरिस्टिसिन एंड इलिमिसिन। तो इलिमिसिन और माइरिस्टिसिन इन दो केमिकल कंपाउंड्स की वजह से नटमेग जो है वो हेलुसिनोजेनिक एक्टिविटी शो करता है। तो इस तरीके से ये यूजेस हो गए नटमेग के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक पेपर के बारे में। कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स का हमारा सबसे लास्ट जो ड्रग है वो है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर के बारे में देखेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं ब्लैक पेपर, जिसको हम काला मिर्च भी बोलते हैं, काली मिर्च भी हम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका कॉमन नेम आप देखिए पीपर, सिमन पीपर एंड काला मिर्च। इसको काला मिर्च भी कहा जाता है, बहुत तीखी होती है, अगर आपने खाई होगी तो ये स्पाइसेस में यूज़ की जाती है। इसका पाउडर भी यूज़ किया जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम लिन एंड पी ट्रिविकम रॉप्स। तो ये ड्राइड अनराइप फ्रूट है, मतलब ये राइप फ्रूट नहीं है, ड्राइड अनराइप फ्रूट्स होते हैं पाइपर निग्रम लिन एंड पी ट्राइविकम रॉप्स इस प्लांट के, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पाइपेरासी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो द प्लांट इज इंडिजिनस टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये प्लांट ज़्यादातर पाया जाता है। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन केरला एंड कर्नाटका। कर्नाटका और केरला इन दो स्टेट्स में ये ज़्यादातर कल्टिवेट किया जाता है। द प्लांट इज ऑल्सो ग्रोन इन अदर टॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका एंड ब्राज़ील। तो इस तरीके की ये कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इनमें ये कल्टिवेट किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ में सबसे पहले इसका फॉर्म देखेंगे तो ये ड्राइड फॉर्म में होता है।
फुल्ली डेवलप होता है पर अनराइप होता है, फुल्ली डेवलप्ड अनराइप बेरीज, ये फुल्ली डेवलप होता है और ये एक तरीके का फ्रूट है। शेप इसका है ग्लोबुलर और साइज अगर हम देखें तो इसकी लेंथ वेरीज, मतलब अलग अलग होती है, डायमीटर अप टू 6 mm तक होता है। सरफेस देखें तो कोर्सली व्रिंकल्ड एंड रिमेन्स ऑफ स्टिग्मा एट एपेक्स, तो कोर्सली व्रिंकल इसका सरफेस है, आप उसका सरफेस देखना वो स्मूथ सरफेस नहीं है, और स्टिग्मा उसके एपेक्स पे स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्प देखें तो इसकी थीन पेरिकार्प होती है, इनक्लोज्ड अ सिंगल सीड विथ हॉलो सेंटर, इसके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट रहती है जिसका जो सेंटर होता है वो हॉलो होता है, खाली होता है। तो इस तरीके से इसकी पेरिकार्प होती है। देन नेक्स्ट है सीड, यूजुअली ग्लोबोज एंड अल्बुमिनोज, तो इसकी जो सीड होती है वो ग्लोबोज या फिर अल्बुमिनोज होती है। पेरिस पर अगर हम देखें तो हॉर्नी इन आउटर पार्ट, कलर इसका ब्राउनिश ब्लैक होता है। ऑर्डर एरोमेटिक या फिर पंजेंट होती है, टेस्ट भी इसकी एरोमेटिक और पंजेंट होती है। तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए ब्लैक पीपर के। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? पाइपेरिन, पेरेटिन, परलोइन ए एंड बी, पाइपेरिडीन एंड चाविसिन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। तो इसमें ये सारे मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, पाइपेरिन हो गया, पाइपेरिडीन, चाविसिन हो गया, पेरेटिन हो गया। तो इस तरीके की ये मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हो गए और यही ड्रग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक पीपर के पंजेंट टेस्ट के लिए। देन वोलेटाइल ऑयल कंस्टिट्यूएंट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें फेलेंड्रीन हो गया, कैरियोफाइलिन, सिट्रोनिलाल, अल्फा एंड बीटा पाइनिन्स हो गए, लाइमोनिन हो गए, ये वोलेटाइल ऑयल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल मैटर एंड अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो नॉट मोर देन 2.0% यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। ऐश अगर देखें, ऐश वैल्यू तो इसकी नॉट मोर देन 6.0% होती है। एसिड इनसोल्यूबल ऐश अगर हम देखें तो नॉट मोर देन 1.0% हो गया। क्रूड फाइबर्स अगर हम देखें तो नॉट मोर देन 15.0%। तो इस तरीके से ये कुछ स्टैंडर्ड्स इसके सेट किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं ब्लैक पीपर के। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लैक पीपर ओरिजिनल है या फिर अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। इट इज़ यूज एज एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, stomachic and carminative. It is used in the treatment of dyspepsia. dyspepsia मतलब discomfort in upper abdomen. flatulence, flatulence मतलब क्या होता है? पेट फूलना। मलेरियल फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं ब्लैक पीपर का। लोकली इट इज़ अप्लाइड फॉर सोर थ्रोट, सोर थ्रोट की कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। पाइल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड स्किन डिसीज, स्किन डिसीजेस में इसका यूज़ किया जाता है। एज द ओलियोरेजिन हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिस्टैटिक इफेक्ट, इफेक्ट चाहिए यहाँ पर। तो जो ओलियोरेजिन होते हैं, ओलियोरेजिन मतलब वही वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग, तो उनका इफेक्ट होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगिस्टैटिक, इसीलिए इनको स्किन डिसीज में भी यूज़ करते हैं। It retards development of rancidity in oil, fat, frozen pork, beef and lard because of presence of tocopherolin oleoresin। तो ये जो ब्लैक पीपर है ये रैंसिडिटी, रैंसिडिटी मतलब जो चीज़ खराब हो जाती है तो उसको खराब होने से प्रिवेंट करना, तो ये रैंसिडिटी को रोकता है। जैसे ऑयल्स हो गए उनको खराब होने से रोकता है, फैट्स को खराब होने से रोकता है। फ्रोजन पोर्क हो गया, इसकी भी ट्रांसिडिटी को ये रोकता है, बीफ को ये खराब नहीं होने देता। लार्ड भी एक तरीके का ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फैट को मेल्ट करके बनाया जाता है, ऐसा एक सब्सटेंस होता है, तो इसको भी ये खराब नहीं होने देता क्योंकि इसमें टोकोफेरल ओलियोरेजिन प्रेजेंट रहते हैं। इसी की वजह से ये रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो ये रैंसिडिटी को रोक सकते हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सब्सटीट्यूट्स, मतलब ब्लैक पीपर की जगह और कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। दूसरे कुछ इसके स्पीसीज होते हैं तो वो भी उसी तरीके से इफेक्टिव होते हैं, तो कुछ इसके सब्सटीट्यूट्स भी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है पाइपर एटेन्यूएटम एच, फाउंड इन ट्रॉपिकल हिमालयाज। तो हिमालयाज रीजन में इस तरीके का जो ब्लैक पीपर है पाइपर एटेन्यूएटम
एच ये मिलता है। लॉन्ग पेपर पे लॉन्गम अवेलेबल इन तमिलनाडु एपी मतलब आंध्र प्रदेश, सिलोन, नोन एज पीपल मोल इन हिंदी। तो इसको पीपल मोल कहा जाता है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट हो गया ब्लैक पेपर का। देन अडल्ट्रेंट्स इसके हम देखेंगे, इसको किससे अडल्ट्रेट किया जाता है। तो सबसे पहला है पपाया सीड्स, कैरिका पपाया। तो पपाया सीड्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसे अगर हम उनको ड्राई करते हैं, पपाया सीड्स को ड्राई करते हैं, तो वो एग्जैक्ट ब्लैक पेपर की तरह ही दिखते हैं। तो पपाया सीड्स बहुत बेस्ट अडल्ट्रेंट होता है, मतलब अडल्ट्रेट करना हो तो वो एज अ अडल्ट्रेंट करके यूज किया जाता है। बी पाउडर्ड ऑफ पेपर इज अडल्ट्रेटेड विथ पाउडर्ड पेपर शेल्स एंड स्टार्ची मैटर विच कैन बी डिटेक्टेड विथ डिफिकल्टली अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो पाउडर फॉर्म होता है पेपर का, ब्लैक पेपर का जो पाउडर फॉर्म होता है वो अडल्ट्रेट किया जाता है किससे? पाउडर्ड पेपर शेल्स, जो पेपर की शेल्स होते हैं उनसे अडल्ट्रेट किया जाता है, उनको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और वो ब्लैक पेपर के पाउडर में ऐड किया जाता है, या फिर जो स्टार्ची मैटर होता है वो ऐड किया जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर भी अगर हम देखें तो वो हम बहुत डिफिकल्टली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। देन the oil of paper is occasionally adulterated with low priced and readily accessible terpenes and sesquiterpenes such as phallandrine, dipentene and caryophyllene। तो जो ऑयल होता है ब्लैक पेपर का वो भी अडल्ट्रेट किया जाता है, जो लो प्राइस अवेलेबल होते हैं टर्पिन सेस्क्विटर्पिन जैसे कि फैलेंड्रीन हो गया, डाइपेंटीन हो गया, कैरियोफाइलिन हो गया, इनसे जो ऑयल होता है ब्लैक पेपर का उसको अडल्ट्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से अडल्ट्रेंट हो गए ब्लैक पेपर के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स में जितने भी हमें ड्रग्स दिए गए थे उन सारे ड्रग्स की डिटेल स्टडी की, उन सारे ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली, उनके बायोलॉजिकल सोर्स, उनके यूजेस, उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनके अडल्ट्रेंट, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, जो भी न्यू कैटेगरी है हमारी नेक्स्ट उसके बारे में देखेंगे। इस कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स हमने देखे थे सिलेबस में वो सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।